हाँ देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने काइनेटिक्स के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लिया था, है ना। मैंने आपको प्रेशर के टर्म्स में फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना सिखा दिया था, ठीक है। आज हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं और मूव कर रहे हैं इसके थियोरेटिकल पार्ट के ऊपर। बेसिकली हम यहाँ पर कोलिजन थ्योरी को डिस्कस करेंगे, कोलिजन थ्योरी के एप्लीकेशंस को देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। हेडलाइन नेक्स्ट आप लोग कोलिजन थ्योरी। सबसे पहली बात तो कोलिजन थ्योरी ना ये केटीजी के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन केटीजी। केटीजी क्या होती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड कंसीडर्स बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स। ये मेनली बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स के ऊपर ही काम करती है। तो कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, तो ध्यान रखना केटीजी के ऊपर बेस्ड है और केटीजी इटसेल्फ सिर्फ कौन सी कोलिजन कंसीडर करके चलती है? बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स। अच्छा, कोलिजन थ्योरी बारे में अगर हम बात करें तो कोलिजन थ्योरी आपसे ये कहती है कि जब भी कोई दो रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करना है तो उनको रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना होता है। क्या फॉर्म करना होता है? कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली कहती है कि अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तभी उनके बीच में रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो सकता। कोलिजन के थ्रू ही प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, एक चीज। दूसरी चीज, हर कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। सिर्फ कुछ ही कोलिजन्स हैं जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में रिजल्ट करती हैं। रूम टेम्परेचर पर प्रोडक्ट बनाने वाले कोलिजन का नंबर बहुत कम होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है प्रोडक्ट बनाने वाली कोलिजन का नंबर भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। इसलिए रिएक्शन की रेट भी क्या होती है? बढ़ती है। जिन कोलिजन के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उन्हें हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। तो कोई भी कोलिजन इफेक्टिव कैसे होगी उसके लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया होते हैं। तो पहली बात तो इफेक्टिव कोलिजन्स वो हैं जिनके थ्रू क्या होता है? प्रोडक्ट फॉर्म होता है। किसी भी कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए उसे दो बैरियर क्रॉस करने पड़ते हैं। इसमें पहला बैरियर है एनर्जी बैरियर। कौन सा बैरियर होता है? एनर्जी बैरियर। तू क्यों जाग जाता है? तुझसे किसने पूछा? इसको परमानेंट सुलाना पड़ेगा इसे। तो देखिए एनर्जी बैरियर क्या कहता है? एनर्जी बैरियर आपसे कहता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो क्या फॉर्म कर सके? प्रोडक्ट फॉर्म कर सके। तो ये जो एनर्जी है वो क्या होती है, कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं? तो आप लोगों ने आई होप ये एनर्जी डायग्राम्स पढ़े हुए होंगे। इधर एनर्जी लेते हैं हम और इधर हम क्या लेकर चलते हैं? रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक। तो जब आप रिएक्शन शुरू करते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स, और उन रिएक्टेंट्स के पास एक सर्टेन एनर्जी होगी। अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफाई करूं तो ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो रिएक्टेंट के पास खुद के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी भी है। अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो दो केस हो सकते हैं, या तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा हो या फिर क्या हो? कम हो। उसी हिसाब से हम रिएक्शन का टाइप डिफाइन करते हैं। अगर प्रोडक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो ऐसी रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद है? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या होता है? EP माइनस ER। तो अगर E प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक। अगर नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। तो देखें आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ और यहाँ पर क्या आ जाएगी? रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है। और दूसरा ग्राफ क्या बन सकता है कि रिएक्टेंट एनर्जी ज्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो? कम। चलिए, तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करके एक इंटरमीडिएट स्टेट पे जाना होता है। इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो आपको एनी हाउ यहां से यहां पहुंचना है और यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको एनर्जी गैप कवर करना होगा। तो ये जो एनर्जी गैप आपको चाहिए उसी एनर्जी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? देखा एक्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी तो पहले से ही थी, अगर आपने इतनी और सप्लाई कर दी तो बताओ रिएक्टेंट क्या बना लेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक रोलर कोस्टर की तरह होता है। आप एक रोलर कोस्टर में बैठ जाओ, आपको एनर्जी कब तक देनी पड़ेगी? जब तक आप यहां नहीं पहुंच जाते हो। इसके बाद तो रोके ना रुके, फिर तो आप कितना चिल्ला लो, कितना दम लगा लो, ये तो नीचे जाएगा ही जाएगा। तो बस रिएक्टेंट को एनी हाउ यहाँ पहुंचना है। एक बार रिएक्टेंट यहाँ पहुंच गए तो फिर वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो पहले से ही थी,
और जो एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी चाहिए ताकि रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। बताओ एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड, द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय reactant molecules in order to form activated complex। सही है? तो मैंने इसको EAF क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा हूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो ये क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बोलो समझ में आ रहा है? बताओ ये क्या कहलाएगी? दिस वुड बी EAB। बोलो यहां तक कोई डाउट? अच्छा बताओ इस एनर्जी को क्या कहते हैं? जीरो से लेकर हाईएस्ट पॉइंट जाते हैं हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी से हम ETH से डिनोट कर सकते हैं। तो देखो आप ETH को रिएक्टेंट की एनर्जी और EF से रिलेट कर सकते हो, प्रोडक्ट की एनर्जी और EAB से रिलेट कर सकते हो। बताओ E थ्रेशोल्ड किसके बराबर होगा? E रिएक्टेंट प्लस EA फॉरवर्ड। सही है? बताओ इधर से देखो तो किसके बराबर होगा? E थ्रेशोल्ड इज इक्वल्स टू E प्रोडक्ट प्लस EA बैकवर्ड। बोले समझ में आ रहा है? इस ग्राफ से आपको बहुत अच्छे से खेलना आना चाहिए, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तीसरी चीज, ये गैप देखो, ये वाला गैप, बताओ ये गैप किसको डिनोट कर रहा है? ये है EP, ये है ER, तो ये बताओ ये गैप EP माइनस ER है। बताओ EP माइनस ER किसके होता है? डेल्टा H। तो ध्यान से देखें, ये गैप डेल्टा H को डिनोट कर रहा है। और आप देखो ये कितना है? EF, ये कितना है? EAB। तो ये गैप और किसके बराबर है? EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। ये भी बहुत ही काम का रिलेशन है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। यहां से आपको दिख रहा है ग्राफ से ही कि इस रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए EA फॉरवर्ड EA बैकवर्ड से क्या होगा? ज्यादा। या आप यहां से भी बोल सकते हो एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H कैसा आएगा? पॉजिटिव, यानी EA फॉरवर्ड EA बैकवर्ड से क्या आएगा? ज्यादा। वहीं अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाएं तो ग्राफ का नेचर सेम रहेगा, लेकिन अब कहानी बदल चुकी होगी। बताओ ये क्या कहलाएगा? EAF। ये क्या कहलाएगा? EAB। और साफ साफ दिख रहा है EAB EF से ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अपने आगे काम में भी आएगा। तो ये गैप किसके बराबर होगा? डेल्टा H, जो कि EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। और ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक होगी। तो आपको सिर्फ यहां से यहां पहुंचना है, और यहां से यहां पहुंचने जो एनर्जी आपको चाहिए होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। कोलिजन थ्योरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सिखाया आपको, एक टर्म दिया जिसका नाम था E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। इस टर्म का मतलब आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये टर्म जो होता है ये उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो एक चीज फिर की बात करते हैं। बताओ कोई भी मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कब शो कर सकता है? जब वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाए। तो बताओ उस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होनी चाहिए? EA फॉरवर्ड से, यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो ये उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू EA। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ये उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बताता है। और इफेक्टिव कोलिजन में वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होगी? ज्यादा। बोलो किसी को डाउट है? अगर किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है तो बताओ वो इफेक्टिव कोलिजन शो करेगा? करेगा? अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है तो इफेक्टिव कोलिजन शो करेगा? नहीं। कर भी सकता है, और अभी तो एक ही बैरियर देखा है ना आपने, तो करेगा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैं भी कहाँ बोलूँ, मैं बोल रहा हूँ बार बार कर सकता हूँ। तो ध्यान रखना, अभी ये कर सकता है, दूसरा बैरियर भी इसको क्रॉस करना है। दैट मीन्स ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन बोल लो, कुछ लोगों को फ्रैक्शन अच्छा लगता है तो परसेंटेज बोल लो। सो परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कैन शो इफेक्टिव कोलिजन। बोलो यहां तक किसी को डाउट? यहां पर E एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, और T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन।
फिर इसके बाद आता है अपना दूसरा बैरियर जिसका नाम हमने रखा है ओरिएंटेशन बैरियर। कौन सा बैरियर? ओरिएंटेशन बैरियर। तो देखिए ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है, जैसे मान लो पास एक और दो टर्म में सिखाऊं, चलो वो तो बाद में सिखा दूंगा। ओरिएंटेशन बैरियर नाम से पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन को लेकर है, ठीक है। तो यहां आप ध्यान दें कि मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल ने ये बैरियर क्रॉस कर लिया, लेकिन अगर उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो फिर वो इफेक्टिव कोलिजन शो। तो पहला पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म यहां पे ऐड कर दें कि along with certain minimum energy, certain minimum energy, the reactant molecules must collide with proper orientation। तो अगर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करेंगे तभी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। अब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? देखो सिंपल सा एग्जांपल ऑर्गेनिक का ले रहा हूं, CHHCl मिथाइल क्लोराइड है, इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल OH- ने अटैक किया। तो आप सभी जानते हैं रिएक्शन में पढ़ी है, SN1 रिएक्शन है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा। कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। देखो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो इस पर अटैक करने की दो कंडीशन, डायरेक्शन, एक ये वाली और एक बैक से अटैक जो होता है। बताओ कौन सा अटैक ज्यादा फेवरेबल है? क्यों? क्योंकि जब ये इधर से आएगा तो माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहां पर क्या होगा? स्टेरिक रिपल्शन होगा। स्टेरिक रिपल्शन होगा तो ये जो है वो आपका ओरिएंटेशन जो है प्रॉपर नहीं है। इधर वाला ओरिएंटेशन कैसा होगा? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ऐसा नहीं है कि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। कैसा होगा? तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। अब बताओ इधर वाला ओरिएंटेशन कैसा है? प्रॉपर। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि यहां इसके ऊपर कोई रिपल्शन लगाने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से अटैक करेगा, ये ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा और इसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि अगर मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर क्रॉस कर भी लिया तो भी अभी उसके प्रोडक्ट फॉर्म करने के चांसेस क्या हैं? जीरो भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसने प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड नहीं किया तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। अपनों को याद होगा हमने सीखा था कि मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। मॉलिक्यूलैरिटी इज लेस देन इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि अब आप देखो जब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो उनके प्रॉपर ओरिएंटेशन में आने के चांसेस क्या होंगे? बहुत कम। इसलिए 3 से ज्यादा रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती है। कोई डाउट है किसी को? तो ये आपकी कोलिजन थ्योरी है जो आपको सिखाती है कि मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन नॉट कोलाइड with proper orientation. You can have less chances to collide with proper orientation. सही है? चलिए तो अब यहां से फिर एक अपने पास स्टेटमेंट आया। ये स्टेटमेंट जन लोग पढ़ाते नहीं है बट ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इससे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपके सामने एक सैंपल रिएक्शन लिखकर चल रहा हूँ, A+B और इससे बन रहे हैं प्रोडक्ट। तो एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, एलिमेंट्री ऑब्वियसली। तो कोलिजन थ्योरी ने कहा कि अगर आपको इस रिएक्शन की रेट लिखनी है तो द रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू P इंटू ZAB इंटू e⁻⁻ RT। यहाँ पर टर्म्स का मतलब समझें। P इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक, या फिर आप इसे क्या बोलते हो? ओरिएंटेशन फैक्टर। ये ओरिएंटेशन को इंडिकेट करता है। ओरिएंटेशन जितना सपोर्टिव होगा P की वैल्यू क्या होगी? उतनी ही ज्यादा, या फिर वाइस वर्सा। P जितना ज्यादा होगा रिएक्शन को ओरिएंटेशन क्या कर रहा होगा? उतना ही सपोर्ट। इस रिएक्शन को दो फैक्टर ड्राइव करते हैं, एक ओरिएंटेशन और एक एनर्जी। P और Z ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग है, Z की बात अभी करते हैं, पर P जो है वो मेनली किसको डिनोट करता है? ओरिएंटेशन को। ठीक है, ओरिएंटेशन फैक्टर आप यहां लिख सकते हो कि हायर वैल्यू
of P suggests more favorable orientation. ठीक, जनरली P इज लेस देन 1, जनरली P 1 से छोटा होता है, बट कुछ रिएक्शंस के लिए P 1 से बड़ा हो सकता है, और उसका मतलब ये होगा कि उस रिएक्शन को कौन ड्राइव कर रहा है, ओरिएंटेशन। अगर एनर्जी कम भी हुई तो भी ओरिएंटेशन पकड़ के रिएक्शन को क्या करवा देगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। जो दूसरा टर्म आपके पास है दैट इज कॉल्ड ZAB। ZAB क्या है, यहाँ पर 3 Z का हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट टाइम में, यूनिट वॉल्यूम में जितनी कोलिजन्स होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 3 तरह की होती है, ZAA, ZBB और ZAB। अब आप समझ चुके होंगे। ZAA क्या होगी, जब A से कोलाइड करेगा, किसी काम की नहीं, साइड में जाने दो। ZBB काम की कौन है, ZAB, जब A किससे कोलाइड करेगा, B से। अब मुझे बताओ, जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी उतने ही ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर, ये ओरिएंटेशन को दिखा रहा है, ये नंबर ऑफ कोलिजन्स को दिखा रहा है, और ये तो आप देख ही चुके हो किसको दिखा रहा है, ये उन मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा है जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर सकते हैं। तो ये दोनों फैक्टर मिल गए तो फिर जितनी ज्यादा कोलिजन होंगी रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए कॉपी करें, फिर चलते हैं आगे और बात करते हैं अबाउट आर्हेनियस इक्वेशन। चलिए देखें फिर, नेक्स्ट इज आर्हेनियस इक्वेशन। कैसे हम यूज करते हैं, ये आपको सिखाता है रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी। मैं एक चीज हम समझा दूं आपको, हम लोगों ने पिछले पार्ट में इस चैप्टर के रेट लॉ लिखना सीखा था, रेट इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन की पावर N। अगर हम ब्रॉडली देखें, अभी तक हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंसेंट्रेशन के साथ वेरी करवा रहे थे। ऑर्डर का मतलब यही था, मान लो ऑर्डर 2 है तो आपने कंसेंट्रेशन को डबल किया तो रिएक्शन की रेट 4 टाइम्स हो जाएगी, हाफ किया तो 1/4 हो जाएगी। अब हम क्या करें, हम कंसेंट्रेशन को नहीं छेड़ेंगे, अब हम बात करेंगे K की। किसकी बात करेंगे, पर रेट 2 चीजों पर डिपेंड कर रही है, K पर और कंसेंट्रेशन पर। कंसेंट्रेशन की बात तो हमने कर ली, अब कौन बचा, K। जब जब K बदलेगा तब तक रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, बदलेगी। तो यहां अगर मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन बदल रही है मतलब K बदल रहा है, या फिर वाइस वर्सा, K बदल रहा है मतलब क्या हो रहा है, रेट बढ़। K बढ़ रहा है तो रेट बढ़ेगी, K कम होगा तो रेट क्या होगी, कम। K डबल तो रेट डबल, K ट्रिपल तो रेट ट्रिपल। समझ पा रहा है मेरी बात को। तो आर्हेनियस इक्वेशन मेनली K का वेरिएशन सिखाता है, और आर्हेनियस ने अपना एक इक्वेशन दिया था जिसको हम लिखते हैं K इज इक्वल्स टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। टर्म्स का यहाँ पर यूजुअल सिग्निफिकेंस बताओ, A क्या होता है, A को हम बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट या आर्हेनियस पैरामीटर, या फिर इसका एक और टेक्निकल नेम होता है, दिस इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंट उसका प्री फैक्टर है। मेन चीज क्या है, आर्हेनियस फैक्टर अगर आप कंपेयर करो कोलिजन थ्योरी वाले इक्वेशन से सॉरी, तो वहां पर P इंटू ZAB को डिनोट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डीप टेक्निकल ऑब्जर्वेशन है, बट ये आपको पता होना चाहिए, एडवांस में पूछ चुका है इसलिए मेंस में पूछा जा सकता है। P इंटू ZAB क्या बताता है, बताओ। P क्या बताता है, ओरिएंटेशन। ZAB क्या बताता है, अच्छा बताओ, किसी का ओरिएंटेशन फैक्टर मान लो 0.5 और कोलिजन फ्रीक्वेंसी 200 कोलिजन पर सेकंड। ठीक है, अब एक केस है जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है 100 किलो जूल, और एक केस है जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है 200 किलो जूल। बताओ कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, पड़ेगा? क्यों? तो एनर्जी बढ़ेगी तो इस वाले टर्म पे फर्क पड़ेगा ना। मैं तो आप समझाना चाह रहा हूं ताकि आप रटो नहीं।
कंपेयर करो तो यहाँ पे दो ही टर्म है, यहाँ एनर्जी का टर्म यानी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को एनर्जी से कोई लेना देना, ये सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पर और एक नंबर ऑफ कोलिजन्स पे, एनर्जी पे डिपेंड। तो देखें ये इन दोनों को इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स ओरिएंटेशन एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, एनर्जी। इसको मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कोई लेना देना, उससे कौन बदलेगा, e⁻⁻⁸ इसके बाद हमने कर ही लिए। बताओ ये क्या होती है, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, और T क्या होता है आपका टेम्परेचर। चलिए और बताओ e⁻⁻⁸ क्या बताता है, ये फ्रैक्शन ऑफ, इनको हम प्यार से एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, वो मॉलिक्यूल जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिव एनर्जी के बराबर या फिर उससे क्या होती है ज्यादा। कोई डाउट यहां तक? चलिए उसके बाद देखें, अब अगर हम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखें, वेरिएशन, तो आप बताओ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा तो EA/RT की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक्टिव एनर्जी का हम टेम्परेचर का वेरिएशन मान के नहीं जाओ, ऑल्दो भी बदलती है थोड़ी बहुत, बट हम ये मान के चलते हैं कि एक्टिव एनर्जी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो बताओ E/RT घटेगा, तो अगर E/RT कम होगा तो माइनस E/RT का क्या होगा, ये बढ़ेगा तो e⁻⁻⁸ बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, और K बढ़ेगा तो रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस, अब तो ऐसा लिख सकते हो ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये एक जो स्टेटमेंट है ये एलिमेंट्री रिएक्शन के तो हमेशा ही ट्रू है, कॉम्प्लेक्स के केस में और ध्यान रखना। देखो एक ही केस है जहां पर एक्टिव एनर्जी रेट डिक्रीज हो सकती है, डिक्रीजेस ओनली व्हेन EA is negative, which is not possible for an elementary reaction, but possible for a complex reaction। तो मैं आपको बताऊंगा आगे लास्ट में, ठीक है। बट हाँ भी मेरी बात पे ध्यान रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन का EA कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हाँ एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल EA कैसा आ सकता है, नेगेटिव। तो सिर्फ एक ही केस है जहां पर रेट टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो सकती है, और वो आपसे नहीं पूछेगा, चिंता मत करो, आपसे इसी केस को पूछेगा। ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। फिर ये होता है ना वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक की रेट एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहाँ फेवर करती है, लो टेम्परेचर पे। क्यों? तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रेट कम हो जाएगी, और एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर फेवर करती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ जानी चाहिए। तो फिर ये कैसे मिल गया, ये का है, ये तो कछु लोचा है, केमिकल लोचा है, एक्सेप्शन। हाँ भाई, नहीं, पहली बात तो आप स्टेटमेंट में बोल रहे हैं फेवर करती है, फेवर करना और रेट में बहुत फर्क है। ऐसा हो सकता है कि A goes to B फेवर कर रही हो और उसकी रेट इतनी स्लो है कि वो हो ही नहीं रही हो, डिफरेंस है ना, फेवर करने में और होने में बहुत डिफरेंस होता है। दूसरी चीज, रेट टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा बढ़ती है, वो रिएक्शन की टेंडेंसी कम हो रही है फॉरवर्ड जाने की, उसकी रेट कम नहीं हो रही है। समझ पाया मेरी बात को? वो भी हम देखेंगे आगे, आपको इस डिफरेंस को अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बट अभी ध्यान रखना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें गलती करोगे हंसते हंसते। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन, चाहे कोई सी थर्मिक रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रेट बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता है, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। उसमें अपने को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं, देखें इस इक्वेशन का थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। तो देखो k इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। दोनों साइड ले लो लॉग, सो ln k विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, ln a माइनस ई अपॉन आर टी। तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 अपॉन टी, या फिर आप इसे चाहो तो log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। बताओ log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 2.3 करोगे, फिर दोनों साइड 2.33 से डिवाइड कर दोगे, तो बताओ आपका इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू log टू द बेस 10k इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10a माइनस ई अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन टी। तो आप यहाँ पर एक ग्राफ बना सकते हैं बिटवीन ln k एंड 1 अपॉन टी। सिमिलरली यहाँ आप ग्राफ बना सकते हैं बिटवीन log द बेस 10a एंड 1 अपॉन टी। सही है, बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, है ना। अच्छा मैं तो और बताना भूल ही गया आपको, एक और काम कीजिए, चलो ये बताते हैं, वहाँ देख लेंगे अभी। तो ये इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, ln a, और बताओ स्लोप किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ई अपॉन आर, है ना। जरूरी नहीं इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव आए, a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर a की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो इंटरसेप्ट क्या आ सकता है आपका, नेगेटिव भी आ सकता है। चलिए बताइए ये ग्राफ कैसा बनेगा, सॉरी सेम, बट डिफरेंस किसका होगा, यहाँ स्लोप किसकी इक्वल होगी, माइनस ई अपॉन 2.303। तो आप जरा देख लें आराम से पेपर के अंदर कि आपको ln की और 1 अपॉन टी में ग्राफ दिया गया, या फिर log की और 1 अपॉन टी में, उसकी स्लोप से आप डायरेक्टली उसकी क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एक्टिव एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा दूसरी चीज मैं यहाँ बताने वाला था आपको, वापस आओ इस इक्वेशन पे। ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, चलिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप बताना सही है गलत। यूनिट ऑफ k will be equal to unit of a। सही है, क्यों, ये क्या है, नहीं कांस्टेंट तो यूनिट होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट जूल पर सेकंड, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के जी सबकी यूनिट होती है। ये एक फ्रैक्शन है, नंबर, उसका कोई यूनिट। तो देखो ये क्वांटिटी यूनिटलेस है, तो अगर ये यूनिटलेस है तो इसकी यूनिट और के की यूनिट क्या होगी, सही है। के की वैल्यू हमेशा ए से छोटी आएगी, क्यों, तो बड़ी होगी ना फिर तो। हाँ दिख रहा है ना आप लोगों को, ये क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, ऑलवेज लेस देन 1। अगर आप a को 1 से छोटी वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो k की वजह से क्या हो जाएगी, छोटी। बोलो दिख रहा है, ये आपसे पूछ सकता है, ऑब्जर्वेशन वाली बात है। चलिए आगे बढ़ें, फिर देखते हैं वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। तो मान लो एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट की वैल्यू है K1, और एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, K2। बताओ वैल्यूज रखो, इक्वेशन क्या बनेगा, ln K1 इज इक्वल्स टू ln A माइनस ई अपॉन RT1, और ये बनेगा ln K2 इज इक्वल्स टू ln A माइनस ई अपॉन RT2। और दिखाई दे रहा है, दिस माइनस दिस कर दो, ln से ln कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों से ये बाय आर कॉमन कर लो, तो आपको जो याद होगा इक्वेशन, नहीं हो तो याद रख लेना, ln K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू क्या बनता है, ई अपॉन आर इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। या फिर से लॉग में बदल लो, तो लॉग द बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2.303 R
इंटू क्या बनेगा 1/T1 माइनस 1/T2। बोलो कर सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन है जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिखाता है। ये आपको न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करना सिखाएगा। तो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स। आप आर के लिए क्या यूज करने वाले हो वो ईए की यूनिट पे डिपेंड करेगी। अगर ईए की यूनिट किलो कैलोरी या कैलोरीज है तो आप आर के लिए क्या यूज करोगे 2। अगर ईए की वैल्यू जूल्स है तो आप आर के लिए क्या यूज करोगे 8.314 या फिर आप उसे 25/3 भी यूज कर सकते हो पर्टिकुलर कैलकुलेशंस के लिए। बोलो कर सकते हैं। चलिए तो एक बार आप इसे कॉपी करें, इस पे छोटे मोटे 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हम इस इक्वेशन को यूज करना सीख पाए। चलिए देखिए, तो छोटे मोटे क्वेश्चन करें हम इसमें। एक है आपके पास क्वेश्चन कि आपके पास K1 इज इक्वल्स टू है A1 इंटू e⁻ माइनस EA1/RT और K2 इक्वल टू है A2 इंटू e⁻ माइनस EA2/RT। ठीक है। A1 आपको दिया हुआ है लेट्स से 10⁹, A2 दिया हुआ है 10⁻10। EA1 की वैल्यू है कुछ 1200 कैलोरीज और EA2 की वैल्यू है 1800 कैलोरीज। आपको निकालना है द टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल्स टू K2। वो टेम्परेचर जहां पर K1 K2 की वैल्यू बराबर आएगी। कितना आ रहा है 300, सभी का आ रहा है। $300 तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ऑप्शन अलग है इसके। 1200 केल्विन, 600, 1200/4.606, 600/4.606। चलिए देखें, आसान है, कुछ भी नहीं है, मैथ्स है, केमिस्ट्री तो है ही नहीं इसमें कुछ। दोनों को इक्वेट कर लो, कर लोगे क्या? हैं? क्या टाइम वेस्ट करें इसके ऊपर? आंसर तो आया नहीं किसी का। अब तो जरा आप 690.9 तो आ नहीं सकता मैं किसी से भी। इससे आ सकता है, छोटा आएगा 600 से। यही आंसर एक्चुअली इसका, इसलिए A1 कितना है 10⁹। मन नहीं कर रहा करने, कर लोगे ना आप लोग, है ना? सॉल्व कर लेना, इस फॉर्म में आपको आंसर लाना है, कन्वर्ट करके कर लेना। लास्ट में आपको लॉग सॉल्व, दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि इसमें केमिस्ट्री है ही नहीं। चलिए, तो और कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन तो इसमें बनेगा नहीं, छोटे छोटे थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। एक स्लोप वाला पार्ट आपको याद रखना है और कोई ऐसा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन स्लोप पे बनेगा नहीं, वरना मैं आपको करवाता बना के क्वेश्चन। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है रिएक्शन के लिए। द ग्राफ इज बिटवीन log to the base 10k and 1/t। इस ग्राफ की जो आपको स्लोप दी हुई है दैट इज 10 इनवर्स 4.606 0.4606 किलो कैलोरी।
इसकी यूनिट थोड़ी ना होगी, तो -0.4606 हो गया। चलिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ln K2 by K1 if K2 is rate constant at temperature 600 and K1 is rate constant temperature 300 Kelvin. EA is measured in calories. हो गया 7.1.7 देखना पड़ेगा, जैसे ही आर्बिट्रेरी डेटा दिया है वो आप लोग निकालोगे। 300 600 1/600 1/600 0.2 0.2200 300 1/3 0.333333 गलती कर दी क्या मैंने? कोई गलती तो नहीं करी मैंने, सही है। अरे ये ना किलो कैलोरी में, सॉरी किलो कैलोरी में लेना ही ये को। चलो मैं बताऊं, छोड़ो, देखो स्लोप पता है आपको tan थीटा, तो स्लोप हमारे हिसाब से किसकी होगी -a/2.303 r, और इसके हिसाब से -0.4606 लाहौल विला कुव्वत। गलती हो गई, सॉरी यार, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। डेटा चेंज कर, कट रहा है क्या? नहीं मैं तो डेटा ही चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जंगल है 45 डिग्री है ना? अब क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो स्लोप आ जाएगी -1, ये की वैल्यू कितनी आ गई 2.303 r आ गई। अब ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करें अपन। तो देखो लॉग, हाय ये भी गलती हो गई। ln K2 by K1 पूछ लेगा ना आपसे, लॉग लेते हैं।
सॉरी, ये मेरे साथ ना इतिहास है, तो मैं नया क्वेश्चन कभी फ्रेम करता हूँ ना हाथों हाथ, तो कभी कभी नहीं, वो एलन वाली ये भी तो बचेगा 2.30 वाला टर्म, इसलिए कोई बात नहीं, वो तो आप समझ गए ना, भावनाएं समझ गए ना, बस इतना ही चाहिए मुझे। तो ये क्या बन जाएगा, ये अपॉन 2.303 R इंटू 1/300 माइनस 1/600। तो ये की वैल्यू कितनी हो गई, 2.303 R। बोलो सही है, तो R से R कैंसिल, बताओ आंसर कितना आ गया, 1/600। गलत है, ये किलो कैलोरी में है, इतना बहुत है गेम होने के लिए। तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा किलो कैलोरी को लिखोगे आप 1000, क्या नहीं, ध्यान रखना आप इस चीज का, है ना। और इंटू 1/600, क्या कट नहीं होता तो फिर आर के लिए 2 पुट करते हैं कैलोरीज में, किलो कैलोरी को कैलोरी में बदलते हैं और 2 पुट करते हैं। तो आंसर आ गया 10/3 यानी 2.67। कर सकते हैं, चलिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ, आपके सामने ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखते हैं आप सोच पाते हैं नहीं इसको। 2 स्टेटमेंट लिखे गए हैं, आपको उन दोनों को उत्तर देना है। चलिए, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, रिएक्शन 1। क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिविटी क्या है, कम। बड़ी सिंपल सी बात है, जिस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ रही है, ऑब्वियसली उसकी रेट क्या होगी गिवन टेम्परेचर पर ज़्यादा। तो एक चीज़ आप समझें कि अगर आप सेम टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, एक्चुअली 2 स्टेटमेंट थे बट क्वेश्चन की फॉर्म में ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। दैट इज हम लिख सकते हैं कि रिएक्शन हैविंग हायर एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप क्वेश्चन ना लिखकर रिएक्शन सर ये स्टेटमेंट लिख लें सिर्फ, हायर एक्टिवेशन एनर्जी विल बी स्लोअर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे आपने कंपेयर किया, तो वो रिएक्शन जिसकी एक्टिविटी ज्यादा है वो क्या होगी, स्लो, और जिसकी एक्टिविटी कम है वो क्या होगी, फास्ट। अगर मैं समझाता हूं हिंदी में, अगर आप इन दोनों रिएक्शन का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ाओ, 300 से 600, 300 से 600, बताओ किसकी रेट में इंक्रीज, पहली बात तो दोनों की रेट बढ़ेगी या कम हो सकती है, बढ़ेगी। किसकी ज्यादा बढ़ेगी, फर्स्ट की या सेकंड की? सेकंड वाले की, क्यों? तो दोनों का ही बढ़ेगा ना, तो है ही। तो देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जेईई एडवांस तो इसको पूछ चुका है, और आप जानते हो कौन किसको फॉलो करता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, और आपसे रटने की जरूरत नहीं है, आप बड़ा आसानी से हिसाब लगा सकते हो, आपने कुछ दिमाग लगाया नहीं। ठीक है, चलो मान लो आपने इसका टेम्परेचर 300 से पहुंचाया 600, इसके लिए इक्वेशन लगाओ, क्या बनेगा, log K2 K1 इज इक्वल्स टू, ये की वैल्यू होगी 50, है ना, अपन आर बार भाड़ में जाने दो, 1/300 माइनस 1/600। ये इक्वेशन इसके लिए लगाओ, log K2 K1 इज इक्वल्स टू 100/R इंटू 1/300 माइनस 1/600। बाकी सारी कहानी सेम है, बताओ फर्क किसका है? तो यहाँ छोटी वैल्यू है, तो log K2 K1 की वैल्यू क्या आएगी, छोटी। यहाँ बड़ी वैल्यू है, log K2 K1 की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी। इसका मतलब इस रिएक्शन की रेट में इंक्रीज ज्यादा होगा और इसकी में इंक्रीज। अब 600 केल्विन पर इन दोनों में से कौन फास्ट होगी वो मुझे नहीं पता, वो तो मुझे आप ये की फाइनल वैल्यू बताओ तब मैं बताऊंगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात आप? मैं तो इतनी बात कर रहा हूं, इंक्रीज किस में ज्यादा होगा, इंक्रीज होने के बाद 2 1 से तेज है
या 2-1 से स्लो है वो मैं नहीं बता सकता। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ अगर आप दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ाओगे तो जिसकी एक्टिवेशन चीज ज्यादा है उसकी रेट में इंक्रीज भी हमेशा क्या होगा, ज्यादा। बोलो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलिए इसके बाद बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप काइनेटिक्स के बेसिस पर ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। इक्विलिब्रियम में भी वैसे बात करते हैं, यूज करते हैं, बट यहां पर आपको ये ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो देखिए अगर आपके पास कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स जा रहे हैं प्रोडक्ट में, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है KF और एक होता है KB। KF क्या होता है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। KB क्या होगा? रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखो अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं तो बनता है KF/KB। किसके लिए बनता है? अब ध्यान से देखें, KF को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? AF इंटू e⁻ फॉरवर्ड अपॉन RT अपॉन AB इंटू e⁻ अपॉन RT। बोलो लिख सकता हूं? तो A फॉरवर्ड अपॉन A बैकवर्ड को मिलकर फिर से एक A लिख लो, इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन आ जाएगा तो बन जाएगा EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड अपॉन RT। और थोड़ी देर पहले देखा था आपने किसके बराबर होता है? हाँ, तो देखो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन बन गया A इंटू e⁻ΔH अपॉन RT। बोलो बना क्या? बनाना। अब आप इसका ले लो लॉग, बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगा? ln K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू ln A माइनस ΔH अपॉन RT, R इंटू 1/T। बताओ अगर मैं ln K इक्विलिब्रियम और 1/T में ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा? सो ln K और 1/T में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास 4 भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं, 4 अलग तरीके के। ऑल द इक्वेशन अभी अपने आप में इनकम्प्लीट है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में तो बात नहीं कर सकता, बट स्टिल इसके साइन पर भी डिपेंड करेगा और इसके साइन पर। अगर रिएक्शन एक्सो है तो ΔH कैसा होगा? नेगेटिव। बताओ स्लोप कैसी आएगी? पॉजिटिव। मान लो ln A पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है, तो बताओ ये ग्राफ किसके लिए होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होगा ना। बताओ एंडो है तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा, है ना। तो अभी तो मैं इनको नहीं मिला, आइडिया दे दिया मैंने आपको। थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा मैं आपको ये ग्राफ, अभी तो जाने दो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि दो अलग अलग टेंशन पे इक्वेशन लगाऊं तो देखो ln K इक्विलिब्रियम 2 अपॉन ln K इक्विलिब्रियम 1। अब डराइव तो आप कर ही लोगे, आई होप आपको याद भी हो। ΔH अपॉन R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, या फिर अरे गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा, ln K इक्विलिब्रियम 2 अपॉन K इक्विलिब्रियम। वैसे लॉग में बदल लूं तो ये एक इक्वेशन है जो अपने 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1। लेकिन मैं इसके न्यूमेरिकल यूज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखना चाहता हूं। आप देखो अगर टेम्परेचर बढ़े, इंक्रीजेस, इसका मतलब T2 वैल्यू T1 से बड़ी होगी, इसका मतलब 1/T2 1/T1 से छोटा होगा, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव। अब log K2/K1 की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी रिएक्शन पर। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ΔH पॉजिटिव, इसका मतलब log K2/K1 भी पॉजिटिव, मतलब K2 की वैल्यू K1 से क्या होगी? ज्यादा। सही है। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ΔH नेगेटिव। बताओ log K2/K1 भी नेगेटिव, दैट मीन्स K2 की वैल्यू K1 से क्या हो जाएगी? कम। सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस हो रहा है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं इक्विलिब्रियम में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, है ना, वहाँ सिर्फ अपन ब्रीफ रिव्यू ले लेंगे, डिटेल में आपको बता रहा हूँ, यहाँ अच्छे समझ पाओगे आप। इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है, दैट इज व्हाई
एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर एट लो टेम्परेचर। और देखें यहां पे आप देखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन फेवर एट हाई टेम्परेचर। बोलो समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर बदलने पर, थोड़ी देर बात करते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की। टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, इसलिए वो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे फेवर करती है। और एक्सोथर्मिक के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है, इसलिए वो लो टेम्परेचर पे फेवर करती है। बोलो यहां तक की गणित समझ में आती है? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब आप मुझे बताओ KF इक्वल टू K इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होता है? KF अपॉन KB। और यहां देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? KF अपॉन KB। बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है, इसका मतलब KF कम हो रहा होगा और KB, इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है। और बताओ यहां पर KF बढ़ रहा है और KB घट रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। बोलो समझ में आता है? किसी को डाउट है? ऐसा नहीं होता है। अच्छा कोई और पॉसिबिलिटी बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो? हाँ, और यही होता है, समझे? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, देखो आपने लिख भी रखा है, मतलब फोटो खींच रखी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट हाँ बढ़ता ही है, वो कम। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रभु KF भी बढ़ेगा और KB भी बढ़ेगा, लेकिन KB की वैल्यू में इंक्रीज क्या होगा? ज्यादा, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। बोलो बात समझ में आ रही है? यहां पर KF भी बढ़ेगा, KB भी बढ़ेगा, लेकिन KF की वैल्यू में इंक्रीज क्या होगा? ज्यादा। ये कछु उल्टा हो गया भैया, अरे भगवान, नहीं ये उल्टा लिख दिया मैंने। अच्छा ये एंडो है। बताओ ध्यान ही नहीं दे रहे हो आप तो, मैं चेक कर रहा था आप लोग ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। और ये आ जाएगा लो। बाकी ठीक है ना? ये कम होगा यहाँ और ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा तो KF भी बढ़ेगा, K बढ़ेगा, KF ज्यादा बढ़ेगा। समझ रहे हो लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ मैं इसको। और यहाँ कम होगा तो KF कम होगा, KF बढ़ेगा लेकिन KB ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू कम होती है। क्यों भाई? KF ज्यादा क्यों बढ़ेगा? क्या ढूंढ रहे हो? इधर आ जाओ, काम की चीज छोड़ दोगे ना आप। मैंने बोल दिया KF बढ़ेगा, KB बढ़ेगा, आपने मान लिया। क्यों? मैं हरीशचंद्र थोड़ी हूं, है? कारण बताएं प्रतियोगिता। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रिएक्शन बढ़ेगा। एक्टिवेशन तो कहाँ बढ़ेगा? एक्टिवेशन तो फिक्स रहती है, पर आप पहुंच गए क्लोज। और सोचो, एक बार इधर देखो, फिर एक बार इधर देखो, एक बार इधर देखो, फिर एक बार इधर देखो, और फिर एक बार इधर भी देखो। ये एंडोथर्मिक का ग्राफ होता है, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ होता है। ना दिखो? चलो मैं दिखाता हूं। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए EF EAB से बड़ा होगा क्या? होता ही है। डेल्टा इक्वल टू EF माइनस EAB तो होता है, वो लिखा ही था थोड़ी देर पहले। अब अगर EF EAB से ज्यादा होगा तो आपने भी लिखा है, जिस रिएक्शन की एक्टिविटी ज्यादा होती है उसके रेट कांस्टेंट में इंक्रीज भी क्या होता है? ज्यादा। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज इन KF विल बी मोर। यहां देखो कौन सी रिएक्शन है? एक्सो। ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड। एक्सो के लिए ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड से छोटा होता है, यानी ये बैकवर्ड बड़ा है, सो इंक्रीज इन KB विल बी मोर।
तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट्स बढ़ते हैं, कम और ज़्यादा कौन हो सकता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकता है। तो ये कोई डाउट? आगे चलूं? फिर आपके पास एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या बोलता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है म्यू। म्यू कुछ नहीं होता है, दो ऐसे टेम्परेचर्स पर रेट कांस्टेंट का रेशियो जिनके बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस हो। हायर टेम्परेचर ऊपर आएगा और लोअर टेम्परेचर कहां पर आएगा? नीचे। यू कैन सिंपली बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स एट टू टेम्परेचर्स which differ by 10 units। तो इनके बीच में 10 यूनिट का डिफरेंस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, म्यू के 300 और 310, तो 310/300 वो हो जाएगा म्यू। डिग्री सेल्सियस में लिखो तो 37/27। इन जनरल ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि म्यू की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करती है। एज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड और ट्रिपल्ड। तो जनरली किसी भी रिएक्शन की रेट को, टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाने पर उसकी रेट डबल या फिर क्या हो जाती है? ट्रिपल। ये हमें सिखाया था मैक्सवेल ने। किसने सिखाया था? जानते हो मैक्सवेल को? तो मैक्सवेल ने क्या लिया था? इधर तो लिए थे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सवेल ने अपना बहुत ही खतरनाक कंट्रीब्यूशन दिया दो जगह पर, एक काइनेटिक्स में और एक गैसियस स्टेट में। दोनों में वेरिएबल का फर्क होता है, बाकी सारी कहानी क्या होती है? सेम होती है। तो इधर उसने लिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर उसने लिए एनर्जी, और दो ग्राफ बनाए। ये था T1 टेम्परेचर पर, और फिर जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। बताओ टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो इस ग्राफ का जो ओवरऑल एरिया है वो आपको देता है टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या देता है? इस ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं? इतने मॉलिक्यूल्स, इतने फ्रैक्शन के पास इतनी एनर्जी है, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है। तो अगर आप टोटल एरिया निकाल लो तो आपको उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन मिल जाएगा जिनके पास टोटल एक सर्टेन अमाउंट, मान लो गैस के पास 100 जूल एनर्जी है, तो जो 100 जूल एनर्जी होगी उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर बिखरी हुई होगी। तो सबको जोड़ दो, सबकी एनर्जी को, तो आपको 100 जूल मिल जाएगी वापस से। समझ पा रहे हो मेरी बात को? है ना? तो ये कुछ ऐसा ही है। अभी आप देखो, मान लो ये पॉइंट डिनोट कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को। किसको डिनोट कर रहा है? तो ये वाला जो एरिया है ये आपको उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन देगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिव एनर्जी के बराबर या फिर उससे क्या है? ज्यादा। यानी ये एरिया एक्चुअली e⁻⁸ के बराबर होगा। बताओ इतनी कहानी समझ में आती है? इस ग्राफ का एरिया फिक्स्ड है क्योंकि टोटल फ्रैक्शन कितना हो सकता है? 1। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, T1 से ले गए T2, या T1 से 10 डिग्री बढ़ाया, T1 + 10 कर दिया। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? बताओ ये ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा या राइट साइड? क्यों? जैसे मान लो पहले 20% मान लो 70% मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थी 300 जूल और 30% के पास थी 100 जूल। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, जो 70% थे उनकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, लेकिन जो 30% था उसकी एनर्जी तो बढ़ेगी। तो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल उछल के अगले वाले सेक्शन में जा चुके होंगे। तो अब ऐसा हो चुका होगा कि 80% की एनर्जी 300 या उससे ज्यादा हुई होगी और बाकी की मतलब लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कम हो गया और हाई वालों का क्या हो गया? ज्यादा। तो ये ग्राफ क्या होता है? राइट साइड शिफ्ट होता है क्योंकि ग्राफ का एरिया फिक्स है, ग्राफ कैसे चौड़ा होना है, राइट साइड जाना है, तो उसकी पीक की हाइट क्या होती है? कम। इसलिए जब भी अलग हाई टेम्परेचर पे जाते हो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। हाँ
हाँ एरिया तो बने, टोटल फ्रैक्शन तो देगा एरिया। फिर अपन गैस से स्टेट में पढ़ेंगे, 2 ग्राफ बनते हैं, ऑल्दो कभी पूछता नहीं बट वहीं पढ़ लेंगे। तो अभी आप देखें T2 टेम्परेचर पे क्या हो गया, अब पुराने उससे कंपेयर करो, पहले इतने मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन शो कर सकते थे, वेरी गुड, कर सकते थे, अब इतने प्लस इतने और आ गए, ये भी क्या कर सकते हैं, पॉसिबल इफेक्टिव कोलिजन शो कर सकते हैं। सो दिस इज एडिशनल फ्रैक्शन of activated molecules, and this fraction gets doubled or tripled for every 10 डिग्री राइज। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट क्यों बढ़ी, तो आप ये मत बोलना आर्यनिस ने बताया था, नहीं, आप ये बोलोगे टेम्परेचर बढ़ाने पर उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ जाता है जिनके पास एक्टिव एनर्जी के बराबर या फिर उससे ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए रिएक्शन की रेट क्या होती है, बढ़ती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये एक्चुअल थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है रिएक्शन की रेट टेम्परेचर के साथ बढ़ने का। खैर ये इसका रीजन था, मैं वापस यहाँ पर आता हूँ। म्यू की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है। अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आप म्यू की वैल्यू 2 लेकर चलोगे। कितने लेकर चलोगे? और क्वेश्चन में बोल दिया तो जो दिए वो लेकर चल लेना, ठीक है। इसके ऊपर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, कभी पूछे नहीं है, पूछ सकता है, जैसे मैं ही पूछ लेता हूँ। एक रिएक्शन है A goes to B, इसको मैंने 10 डिग्री सेल्सियस पे कैरी करवाया, ठीक है। इस रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है? मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के 90 डिग्री कर दिया, बताओ रिएक्शन की रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान। A से B, ठीक है, पहले 10 डिग्री था टेम्परेचर, मान लो इसकी रेट थी R, बताओ मैंने इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा के 20 डिग्री कर दिया, तो 10 यूनिट का बढ़ाया तो 2R, फिर 10 और बढ़ाया 30, 3R नहीं 2 to the power 2R, 30 से किया 40, 2 to the power 3R, 40 से 50 4R, 50 से 60 5, 60 से 70 6, 70 to 80 7, 80 to 90 2 to the power 8। सही है, तो इतना क्यों जाए, यहीं से आ जाए सीधे ही। क्या लिखेंगे? 2 to the power डेल्टा टी अपॉन 10। देखो 2 to the power, डेल्टा टी कितना था? 90 माइनस 10 इज 80 अपॉन 10, 2 to the power 8 आ गया। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो ऐसे गिन लेना, ठीक है। फॉर्मूला बड़ा आसान है, KT2 अपॉन KT1। बताओ 2 क्या था? म्यू की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। तो याद रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो और भी बढ़िया, यहां से आप काम ले सकते हो सारे, ठीक है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। तो ये आपका था टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और ये कैसे टेम्परेचर के साथ रिएक्शन की जो रेट है वो वेरी करती है, क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट बढ़ती है। कॉपी करें। क्या बताऊं दोबारा? ये बताऊं, ये तो एक्सपेरिमेंटल है, जिस आपने बढ़ाया ना 10 डिग्री टेम्परेचर, तो ये फ्रैक्शन जस्ट डबल हो जाएगा। पहले इतना एरिया रहा था, 10 डिग्री राइज पर यही एरिया और इतना और ऐड हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन रेट इसलिए बढ़ती है क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ जाता है जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर सकते हैं, इसलिए। हो गया? चलिए फिर देखें कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला फैक्टर होता है, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो आपने देखा ही है कि किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट की डिपेंडेंसी कंसंट्रेशन पर देखनी है तो वो रेट लॉ से देखते हैं। तो अगर हम सिर्फ जीरो ऑर्डर को छोड़ दें, एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर, रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन
कंसंट्रेशन। भाई n ऑर्डर है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, मैंने कहा था ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव पावर होगी, पॉजिटिव पावर होगी तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। बोलो सही है। दूसरा फैक्टर होता है फिजिकल स्टेट। अब आप देखो इसमें कुछ याद रखने का है ही नहीं, आप खुद ही बता दोगे अभी मुझे। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, आप मुझे बताओ, मैंने एक रिएक्शन करवाई N2 + 3H2 gives 2NH3। एक बार मैंने दोनों को सॉलिड में लिया, एक बार दोनों को लिक्विड फॉर्म में लिया और एक बार दोनों को गैस फॉर्म में लिया। बताओ सबसे ज्यादा रेट कहाँ होगी? क्यों? नंबर ऑफ कोलिजन सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? गैस में। इसका मतलब सॉलिड में रेट सबसे कम, फिर लिक्विड और फिर गैस। खत्म। सही है। तीसरा, सरफेस एरिया। कौन सा एरिया? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। आपके पास ये 20 ग्राम का कोल का एक ब्लॉक है, मुझे इसको जलाना है आग में। वैसे सर्दियाँ आ गई है, जलाएंगे अब तो, है ना। बताओ कितनी देर में जल जाएगा आपके हिसाब से एवरेज, ऐसे रफ आइडिया? 30 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, है ना, जले जाता है पूरा जलने में। अब मैंने क्या किया, इसको पीस के 20 ग्राम पाउडर बना दिया। ओम बट स्वाहा, सारा डाल दो एक साथ, तो एक साथ भी जल जाएगा, मना ही नहीं करेगा। बताओ किस केस में जल्दी जलेगा? क्यों? सरफेस एरिया बढ़ गया। इसका मतलब अगर आप रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो उसकी रेट क्या हो जाएगी? तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ओम बट स्वाहा। फोर्थ, टेम्परेचर। इतनी देर से टेम्परेचर तो खेल रहे थे हम, है ना, पढ़ ही लिया। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट कभी कम होगी? हो सकती है। कब? जब ये नेगेटिव हो, और वो जनरल रिएक्शंस के लिए हाँ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए रेट बढ़ाने पर टेम्परेचर रिएक्शन की रेट हमेशा बढ़ती है। फिर आता है पांचवा आपका फेवरेट, कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को हाँ चेंज करता है। पहले हो गए थे, अब तो बढ़ाता ही है। कम करता है उसको इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। पहले इनको पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट बोला करते थे, अब तो ऐसा है कि कैटलिस्ट काम में ले लिया। एक सेकेंड, पॉइजन पे भी आ रहे हैं, इतने जहरीले मत बनो अभी से, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट बोल दिया जनरली तो रिएक्शन रेट को बढ़ाएगा, और इनहिबिटर बोला तो वो कम करेगा। पॉइजन कैटलिस्ट के लिए होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए पॉइजन नहीं होता। जैसे किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ गई तो उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉइजन। PDBSO4, रोजेनमुंड रिडक्शन, यही होता है ना, H2PDBSO4। तो वहाँ पे जो BSO4 होता है वो पॉइजन की तरह काम करता है, वो पैलेडियम की एक्टिविटी को क्या करता है? कम। हेबर्स प्रोसेस सुना आपने? हेबर्स प्रोसेस, N2 + 3H2 gives 2NH3। उसमें हाँ Fe कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम उसके एक्टिवेटर की तरह काम करता है, प्रोमोटर। तो कैटालिटिक पॉइजन और कैटालिटिक प्रोमोटर होता है, कैटलिस्ट कभी पॉइजन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद कैटलिस्ट क्या करता है, काम की चीजें सीखें। कैटलिस्ट एक्चुअली रिएक्शन रेट को कैसे बदलता है? तो वो रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम रिएक्टेंट टू सेम प्रोडक्ट, जिसकी एक्टिव एनर्जी क्या होती है? कम। तो ये कैटलिस्ट होगा। अगर आपके पास इनहिबिटर है तो वो उसी रास्ते को और बड़ा कर देगा। तो ये हो गया इनहिबिटर का केस। ध्यान से आप देख सकते हैं ग्राफ से, पहले ये थी एक्टिव एनर्जीज, अब ये हो गई। तो कैटलिस्ट ने जितनी फॉरवर्ड की कम की, एग्जैक्टली उतनी किसी कम कर दी है बैकवर्ड की। तो कैटलिस्ट रिएक्शन को अटेन करने के लिए जो एक्टिव एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये आपसे इक्विलिब्रियम में भी पूछेगा, तो मैं दोनों को यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ। आप इधर से इधर जा रहे हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इधर से इधर जा रहे हो तो बैकवर्ड रिएक्शन है। तो आप ध्यान रखना, कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड में लिख भी रहा हूँ। कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन by same amount। तो सेम अमाउंट से फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के एनर्जी को कम कर देता है। वो कौन करता है? कैटलिस्ट, है ना। इस चीज का इंपैक्ट फिर हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखेंगे। और
यहाँ पर एक इक्वेशन बनता है, उससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हो सकता है पूछ ले, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरे पास दो तरह के के हैं, के ए क्या होता है, रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और केपी क्या होता है, रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो बताओ के ए इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और बताओ के पी क्या बन जाएगा, ए इंटू ई टू द पावर माइनस। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिव एनर्जी इतनी थी और कैटलिस्ट की एब्सेंस में इतनी है, बताओ रेट में कितना फर्क पड़ा होगा। उस केस में आपको Kp बाई के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो डिवाइड करो दिस बाय दिस, तो ये बन जाएगा e टू द पावर, माइनस कॉमन कर लो या तो बन जाएगा Ep माइनस ई ए, या माइनस को अंदर भेज दो तो क्या बन जाएगा, Ea माइनस Ep अपॉन आर टी। अब दोनों साइड लॉग लेके आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको याद नहीं रखना है, आपको ये समझना है सिर्फ कि कैटलिस्ट की एब्सेंस में एक्टिव एनर्जी कुछ और होगी, बाकी सब चीज़ें क्या रहेगी, सेम। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिव एनर्जी कुछ और होगी, बाकी सारी चीज़ें क्या रहने वाली है, सेम। सही है। चलिए रिएक्शन मैकेनिज्म मैं आपको सिखा चुका हूँ, ऑर्डर निकालना आरडीएस मेथड से, वो इक्विलिब्रियम वाला है ना। अब कुछ और छोटी मोटी काम की चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके कहीं ना कहीं यूज़ आ सकती है। बाकी अपना चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म मैं आपको सिखा चुका हूँ। बस मुझे कुछ एक चीज़ें और सिखानी है, वो काम नहीं आती मेंस में, सच बता देता हूँ, वही बता देता हूँ, वहीं आ रहा हूँ मैं ताकि वो उन चीज़ों को बता दूँ आपको। देखिए अगर आपके पास कोई पैरेलल रिएक्शन है, A गोज टू B और A गोज टू C, यानी जिसमें एक रिएक्टेंट एक साथ किसमें कन्वर्ट होता है, दो प्रोडक्ट्स में, इसके रेट कांस्टेंट को हम बोलते हैं K1 और इसके रेट कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, K2। ठीक है, तो इसमें बड़ा ही आसान होता है। अब आपके पास क्या होता है, ए दोनों रिएक्शन से एक साथ जा रहा है, तो इसके लिए होता है के ओवरऑल। क्या होता है, तो के ओवरऑल के लिए होती है K1 प्लस K2। कितनी होती है, K1 प्लस K2। तो ए तो आपका नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये कुछ A0 होगा, और किसी भी टाइम t पर ये बचेगा AT, जो कि इक्वल होगा A0 इंटू ई टू द पावर माइनस k की जगह आ जाएगा K1 प्लस K2 इंटू टी। ठीक है, तो एक चीज तो आपको समझनी है कि के ओवरऑल K1 प्लस K2 के बराबर होता है। अब एक छोटा सा पॉइंट यहां पे, इसको आप चाहो तो ट्रिक मान लें, जो भी मान लेना। अगर यहां से A का x मोल खर्च हुआ, तो आप ध्यान रखना जितना भी A जाएगा वो B और C में K1 और K2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है, इसमें जितना भी A चला वो B और C में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, K1 और K2 में। तो बताओ B के हिस्से में कितना पहुंचेगा, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एक्स। बताओ C के हिस्से में कितना पहुंचेगा, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एक्स। इसके बाद आपसे जो पूछा है वो सब सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी यहाँ पे कोएफिशिएंट भी आ जाते हैं, मान लो इसे कोएफिशिएंट है N1, इसका है N2 और इसका है N3। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट आएगा ना, तो हम k की जगह KA यूज करते हैं, मतलब N1 यहाँ पे आ जाएगा एक, बस उसको छोड़ देगा थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ उसको, ऐसे लिख लो मान लो। अब मान लो A के x मोल चले, बताओ A के x मोल चले तो B के हिस्से में कितने पहुंचेंगे, K1 अपॉन K1 प्लस K2। बोले यहाँ तक समझ में आता है। अब स्टोइकियोमेट्री लगाओ, मोल कंसेप्ट, बताओ एक मोल से कितना बन रहा है, तो बताओ x से कितना बनेगा, N2 इंटू एक्स। खत्म। मान लो आपसे पूछा ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू N3x। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछता है बताओ परसेंटेज ऑफ A कन्वर्टेड टू B, परसेंटेज निकालना है ना, तो K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। C K2 अपॉन क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू 100। मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान देना। A है मेरे पास, A के इनिशियल मोल थे लेट्स से 3 मोल थे। ठीक है, A जा रहा है 2B और C में, इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका रेट कांस्टेंट है K2। मान लो हम बात कर रहे हैं T70, एक काम करो 4 मोल लो, थोड़ा आसान हो जाएगा।
ये है T75%। T इक्वल टू कहाँ गए? T75 पर। आपको ये बताना है कि अगर K1 इज टू K2 2:3 के बराबर है तो बताओ B कितना बनेगा और C कितना बनेगा। अब आप देखो, ठीक है, सॉल्व तो कहते हैं ना आप। ये कितना गया? 25% बचेगा, इसका 25% हो गया 1 मोल, इसका मतलब इसके 3 मोल खर्च हुए। अब इसके जो 3 मोल चलेंगे वो B और C में बटेंगे। किस रेशियो में बटेंगे? K1 K2। बताओ B के हिस्से में कितना पहुंचेगा? K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 6। हो गया सॉल्व। K1 K2 कितना है? तो 2/5 इंटू 6, 12/5 यानी 2.4। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 प्लस 3 इंटू 3। 1 मोल से 1 मोल तो 3 मोल से 3। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। जो पूछ रहा है बता दो। कर सकते हैं। पहले रिएक्शन में आपसे और क्या पूछ सकता है? एक और चीज पूछ सकता है। वो आपसे पूछेगा, देखो इस रिएक्शन की हाफ लाइफ, ये लिख लिया आप लोगों ने? देखो हाफ लाइफ पूछने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके क्या होते हैं? एक, मैं आपसे बोलूं कि रिएक्शन है पैरेलल, A गोज टू B, A गोज टू C। इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका रेट कांस्टेंट है K2। बताओ A की हाफ लाइफ क्या होगी? तो आप बोल देना हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है ln2/k, और K किसके इक्वल है? K1 प्लस K2। आसान, नहीं पूछेगा। केस 2 ये पूछेगा, A से बना B और A से बना C, इसकी हाफ लाइफ है T1, इसकी हाफ लाइफ है T2। अब बताओ हाफ लाइफ ऑफ A। 1/1/T1। तो आप बोल दो ठीक है भाई, K एवरेज या K ओवरऑल, तो अब भी कितना होगा? K1 प्लस। लेकिन अब उसने मुझे K1 K2 नहीं दिया है, वो मेरे लिए अननोन है, तो कोई बात नहीं। बताओ K ओवरऑल किसके होगा? ln2/T हाफ। K1 किसके इक्वल होगा? ln2/T1 प्लस K2 किसके इक्वल होगा? ln2/T2 होगा। ln2 कैंसिल। बताओ T हाफ किसके इक्वल आ गया? T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। सही है, कर सकते हैं। एक और आखिरी बिंदु, उसके बाद खत्म करते हैं। एक नहीं 2। कभी कभी आपसे इस रिएक्शन की ओवरऑल एक्टिवेशन जी पूछ लेगा, तो यहां से नहीं बता सकते। एक इक्वेशन है, वो आपको शीट वगैरह मिलता है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्म में तो नहीं आएगा, तो पूरा निकालना पड़ेगा। चलो छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो आप, तो अगर मान लो मेरे पास, पहले तो आप ये देख लो एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, A गोज टू E या A गोज टू E। आपको इसकी मैकेनिज्म दी हुई है, तो A गोज टू B, रेट कांस्टेंट है K1, और ये रिएक्शन है फास्ट। फिर B से बन रहा है C, ये रिएक्शन है स्लो, रेट कांस्टेंट है K2। और फिर C से बन रहा है D, A से D चले जाओ, ये भी फास्ट है, इसका रेट कांस्टेंट है K3। और आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि K1 की वैल्यू K3 से ज़्यादा है। ये ओवरऑल रिएक्शन एंडो है, एंडोथर्मिक। ये स्टेप एंडो है, ये स्टेप भी एंडो है, ये चलो ये एक्सो मान लेते हैं एक बार के लिए, और ये एंडो है, ठीक है। मुझे इस रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम बनाना है। कौन सा डायग्राम बनाना है? बहुत आसान है, बहुत आसान। वैसे आपको डायग्राम देगा, आपको पहचानना पड़ सकता है, तो आप ऐसे बनाएं। यहाँ पर क्या लेंगे हम? एनर्जी। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? रिएक्शन की प्रोग्रेस। बताओ इनिशियल रिएक्टेंट कौन है? A, और फाइनल प्रोडक्ट कौन है? D। बताओ ओवरऑल रिएक्शन कैसी है? एंडो। D A से ऊपर आएगा नीचे? ऊपर एंडो है, तो ये रहा कहीं पे A, और यहाँ कहीं आएगा D। कोई डाउट? अब A से B आप गए तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। B की वाली रिएक्शन फास्ट है, क्या ये सबसे फास्ट है? भाई तो सबसे स्लो है। इन दोनों में K1 ज्यादा है, तो सबसे फास्ट।
जो सबसे फास्ट उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम। तो ग्राफ बनाओ, टिन्नू सी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। और बताओ फर्स्ट स्टेप एंडो है एक्सो, तो बी की एनर्जी ऐसे क्या आएगी, ज्यादा। यहाँ कहीं बी बन गया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, सही है। सेकंड स्टेप स्लो है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे क्या होगी, कम, और एक्सो भी है, बी के नीचे आएगा सी। सेकंड स्टेप। बताओ थर्ड स्टेप फास्ट है, तो थोड़ा सा लोचा हो गया, बड़ा समझ लेना। और इसकी एनर्जी इससे थोड़ी ज्यादा आएगी ना, ये डी आ गया, समझ पा रहे हैं। तो जितने स्टेप उतनी क्या होंगे, उस रिएक्शन में पीक होंगे। बताओ ये चीज क्या होगी, EA1 फर्स्ट रिएक्शन एनर्जी। बताओ ये चीज क्या होगी, EA2। ये चीज क्या होगी, EA3। बताओ ये चीज क्या होगी, डेल्टा H1, पहले स्टेप का एंथैल्पी चेंज। बताओ ये क्या होगा, और ये क्या होगा, डेल्टा H3। बोलो कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। एक तो आपको इससे डील करना आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी आपसे बोल देगा कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसके लिए उसने ना आपको अलग से निकाल के देगा कि भाई ओवरऑल रेट कांस्टेंट जो आया, जैसे मान लो ये रिएक्शन है, वो आ गया K1 × K3/K2। बताओ इस रिएक्शन की ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। ये रिएक्शन थी, मैकेनिज्म से उसने बना के और आपको बोल दिया कि ओवरऑल इतना आया। बताओ इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी रिएक्शन। तो मैं बोलूंगा ठीक है, इस पर इक्वेशन लगाओ, A × e⁻ क्या बनेगा, -EA/RT। K1 पे क्या बनेगा, A1 × e⁻−E1RT। K3 क्या बनेगा, A3 × e⁻−E3/RT। और ये क्या बनेगा, A2 × e⁻−E2/RT। A1, A2, A3 कांस्टेंट तो A के बराबर हो गए। ये बन गया e⁻−EA/RT इक्वल टू e⁻, ये ऊपर जाके प्लस बनेगा, सब में से माइनस कॉमन कर लो, तो बन जाएगा E1 + E3 - E2। बताओ इस रिएक्शन की ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई, E1 + E3 - E2। बोले बात समझ में आ रही है क्या। बताओ ओवरऑल एक्टिवेशन नेगेटिव हो सकती है क्या, हो सकती है। अगर ये दोनों इससे छोटे हों, नेगेटिव हो सकती है ना। मैंने बोला था थोड़े पहले स्टेटमेंट कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल एक्टिवेशन नेगेटिव हो सकती है, लेकिन किसी एक स्टेप की एक्टिवेशन नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ पाए मेरी बात। चलिए, तो यहीं पे हमने काइनेटिक्स को खत्म करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है। शीट आपको मिल जाएगी, आपको उसमें से क्वेश्चंस करने हैं, और जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बस आप तमीज़ से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, गारंटी दे रहा हूँ उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। थोड़ा बहुत डेटा चेंज होगा, इधर घुमा देगा। जितने भी पॉसिबल वेरिएशंस थे मैंने आपको सिखा दिए हैं, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लो।